वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। महाराष्ट्र में भाषा, संस्कृति और साहित्य की धरोहर का सबसे बड़ा उत्सव यानी अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में संपन्न हो रहा है और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित भी किया। इसी दौरान राष्ट्रपति ने खास मराठी भाषा में कुछ शब्द कहकर मराठी भाषा का गौरव भी बढ़ाया। मैं अपना उद्बोधन मराठी भाषा के कुछ शब्दों द्वारा प्रारंभ करने का प्रयास करना चाहूँगा। अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ आजच्या 95व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी मी आपल्या सगळ्यांचे अभिनंदन करतो। यह सम्मेलन उदयगिरी महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन के आयोजन स्थल को भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर साहित्य नगरी का नाम देने के लिए मैं सभी आयोजकों की सराहना करता हूँ। भारत की तथा महाराष्ट्र की संस्कृति को कालजयी विरासत प्रदान करने वाली लता जी के नाम का इतना सार्थक उपयोग साधुवाद के योग्य है। मुझे बताया गया है कि उनकी छोटी बहन सुश्री मीना मंगेशकर जी ने उन पर एक अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मोठी तिची सावली, यानी उनकी विरासत बहुत विशाल है। संयोग से इस वर्ष महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय की हीरक जयंती भी है। 60 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान देने की विशेष उपलब्धि के लिए मैं महाविद्यालय की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। और वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गन्ने की पैदावार में हुई वृद्धि पर चिंता जताई है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि अगर उपज इसी तरह से जारी रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। नितिन गडकरी सोलापुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के दौरान ये बोल रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि स्थानीय नेता बाबन दादा शिंदे ने मुझे ये जानकारी देते हुए बताया कि 22 लाख गन्ना नष्ट कर दिया गया है और अगर जिले में इस तरह से फसल को नष्ट किया जा रहा है तो मेरे शब्दों को याद रखिएगा कि यदि गन्ने की पैदावार इसी तरह से जारी रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। और इसके साथ ही नितिन गडकरी ने चीनी मिल मालिकों से भी अपील करते हुए कहा कि अब आप लोग चीनी उत्पादन की जगह एथेनॉल के उत्पादन पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। प्रज्वलन करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत। सकारात्मक ऊर्जेचे स्तोत्र असणारे और वहीं नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सरकारी वकील ने राणा की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि निचली अदालत में अभी जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं आया है और ऐसे में सेशंस कोर्ट में अर्जी कैसे डाल सकते हैं। आपको बताते चले कि राणा की जमानत याचिका पर 29 तारीख तक मुंबई पुलिस को उनका जवाब देने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं और ये कहा कि इसके बाद सुनवाई की तारीख रखी जाएगी। दूसरी तरफ जानकारी ये भी मिली है कि नवनीत राणा की तबीयत खराब हो गई है। और वहीं देश में गहराते कोयले के संकट का असर महाराष्ट्र के नासिक समेत कुल 7 पावर प्लांट्स पर पड़ा है। दरअसल राज्य की बिजली घरों में से कुछ में तो सिर्फ 1 या 2 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। कोयले की कमी के कारण पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में ताप विद्युत आधारित 7 पावर प्लांट हैं। नासिक, भूसावल, बीड, चंद्रपुर, कोराडी, खापरखेड़ा और पारस में ये प्लांट स्थापित हैं जो कि कम कोयले के चलते समस्या से जूझ रहे हैं और इन प्लांट्स की बिजली उत्पादन क्षमता 9,540 मेगावाट है। फिलहाल ये 6,900 मेगावाट बिजली ही पैदा कर पा रही हैं और इन प्लांट्स को पूरी क्षमता से चलने के लिए रोजाना करीब 1,45,000 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है। फिलहाल सिर्फ 6,50,000 मीट्रिक टन ही
इतना ही कोयला बचा है। सूत्रों की माने तो नासिक और भूसावल प्लांट्स में तो महज 1 या 2 दिन का ही कोयला स्टॉक बाकी रह गया है, जो आने वाले दिनों में नासिक और परिक्षेत्र में उभरने वाली बिजली संकट और तपती धूप में होने वाले अनचाहे लोड शेडिंग की तरफ इशारा कर रही है। रवि पाटिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी और अपडेट वो हमें देंगे। रवि, कोयला, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब कोयले का उत्पादन जो है, क्योंकि कोयले का स्टॉक जो है वो अब 1 से 2 दिन का रह गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी? जी, स्थानीय प्रशासन की माने तो महाराष्ट्र में जो 7 पावर प्लांट्स है नासिक, भुसावल, बीड, चंद्रपुर से चलने वाले, तो इनमें काफी मात्रा में कोयला जो है उसकी कमी अभी महसूस होने लगी है। बहुत कम कोयला इन प्लांट्स में बचा है और चाहे वो प्लांट्स का प्रशासन हो चाहे स्थानीय लोग हो, आप प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि कोयले की आपूर्ति इन प्लांट्स में जल्द से जल्द की जाए और बिजली का जो उत्पादन है उसको सुचारू रूप से आगे चलने के लिए कोयले की मांग यहाँ से की जा रही है। लेकिन रवि, ऐसे में सरकारी विभाग क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या तैयारी है आगे आने वाले दिनों के लिए? राज्य सरकार कह रही है कि हम कोयले के लिए खदान भी खरीद सकते हैं, विदेश से भी कोयला ला सकते हैं, और वही दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि कोयले की कमतरता है ही नहीं, जितनी आवश्यक मात्रा है उतनी मात्रा में कोयला फिलहाल मौजूद है। ऐसे कोई उसका शॉर्टेज अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी जो है उसका दावा है कि अभी डिमांड जो है बिजली का 24,551 मेगावाट का है और उत्पादन जो हो रहा है वो केवल 16,993 मेगावाट ही हो रहा है। तो कहीं न कहीं बिजली के उत्पादन में हो रही कमी कोयले की आपूर्ति की कम मात्रा की ओर इशारा जरूर कर रही है। लेकिन रवि, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो तमाम कोयला प्लांट्स की कंपनियां हैं वो इस बात की शिकायत भी कर रही हैं कि आपूर्ति पूरी की जाए, कोयले का जो स्टॉक है वो अब ज्यादा दिन तक स्टॉक नहीं रहा है। लेकिन ऐसे में सवाली निशान सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या तैयारी है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कोयले का स्टॉक नहीं रहा तो बिजली आपूर्ति में परेशानी आएगी, उसके लिए क्या तैयारी है? सरकार तो कह रही है कि कोयला जितना है चाहिए होता है उतना तो है जरूर, लेकिन अगर आज के आंकड़े देखे जाए तो 7 दिन का बैकअप कोयले का नहीं दिख रहा है। 1 या 2 दिन का ही स्टॉक गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर दिखाई दे रहा है। अगर समय रहते यहाँ पर ट्रेन से कोयला अगर इन प्लांटों में नहीं पहुंचा, जो कि खासकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर और विदर्भ से मिला अक्सर दिया जाता है, अगर वो ठीक समय पर नहीं मिला, उसका अगर सीधा असर बिजली के उत्पादन पर हुआ तो ये जाहिर है कि महाराष्ट्र डेफिनेटली अंधेरे की ओर बढ़ेगा। ठीक रवि, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी ओर मुंबई की MHB पुलिस ने बोरीवली इलाके में एक प्रेग्नेंट महिला को 50,75,000 की हीरोइन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल MHB के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कुडाठकर ने ये बताया और कहा कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बोरीवली पश्चिम में स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास एक महिला ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आने वाली है। वही जानकारी मिलते ही पुलिस की डिटेक्शन टीम ने स्कूल के पास ट्रैप लगाकर महिला को मौके से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर उसकी जांच की गई तो पुलिस को महिला के पास से 345 ग्राम 50,75,000 का हीरोइन बरामद हुआ है। फिलहाल MHB पुलिस महिला को गिरफ्तार कर अब उसके बाकी के साथियों की तलाश कर रही है। MHB पुलिस स्टेशन के हद्दी में सेंट फ्रांसिस स्कूल बोरीवली वेस्ट, यहाँ एक महिला ड्रग के साथ आने वाली है। ये इंफॉर्मेशन हमारे डिटेक्शन ऑफिसर PSI सालवे और स्टाफ को मिले, तो वहाँ जाके हमने वो महिला के साथ पूछताछ किया तो उसके पास एक बैग मिली। वो बैग में हीरोइन जो ब्राउन शुगर है वो मिला। तो उसको लेडीज़ कांस्टेबल और स्टाफ के साथ हमने पुलिस स्टेशन इंक्वायरी के लिए लेके आने के बाद हमें समझा कि ये 345 ग्राम्स हीरोइन है। उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50,75,000 है। और वहीं पुणे में लोड शेडिंग के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं विधायक महेश लांडगे ने इसके लिए गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोड शेडिंग से हर व्यक्ति अब परेशान हो रहा है और इसको लेकर उन्होंने
MHPDCL के खिलाफ लालटेन मार्च निकाला। बताते चले कि पिंपरी चिंचवड़ एक औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में औद्योगिक लोड शेडिंग की समस्या पहले शुरू हो जाती है और इतना ही नहीं, सरकार की लोड शेडिंग से उद्यमियों और व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ी है। और उधर महाराष्ट्र में होने वाली मनपा चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना हो, इसको लेकर हाईकोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई हुई। वहीं आपको बताते चले कि हाईकोर्ट में अब 5 मई को अगली सुनवाई होगी। बताते चले कि मनपा चुनाव मार्च में होने वाले थे और ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो, इसके लिए कोर्ट में इसके विरुद्ध अर्जी दी गई थी और इसकी पहली तारीख 7 अप्रैल को रखी गई थी। बाद में 15 अप्रैल और 25 अप्रैल अब कर दी गई और अब इस पूरे मामले में 5 मई को सुनवाई होगी। पुणे में समर्थ पुलिस स्टेशन की तरफ से रूट मार्च का आयोजन किया गया। भवानी पेठ से रास्ता पेठ तक आयोजन किया गया। पुणे में बढ़ते झगड़ों और विवादों पर रोक लगाने के लिए रूट मार्च का आयोजन हुआ। इसमें 2 पुलिस निरीक्षक, 6 सह पुलिस निरीक्षक और 37 पुलिस हवलदार, दंगा काबू 17 जवानों ने इस रूट मार्च में भाग लिया। जातीय दंगा काबू योजना आयोजन करने का इसके पीछे ये कारण है कि जो समाज विघातक लोग हैं उनके दिल में कानून के बारे में डर पैदा हो और जो सामान्य नागरिक आम आदमी है तो उनके दिल में सुरक्षा की फीलिंग्स होना चाहिए, इसलिए इसका आयोजन किया था। और आने वाले जो त्यौहार है तो उसके बारे में सबके दिल में सबको खुशहाल होने के लिए इसका आयोजन किया था। और वहीं दूसरी तरफ अब पुणे के पिंपरी चिंचवड़ परिसर में कई जगहों पर चोरी के मामले लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद भोसरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक सेंटर पर छापेमारी की। दरअसल इस दौरान पुलिस ने महबूब फरीद शेख पकड़ा, जिसे पूछताछ अब भी पुलिस की जारी है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के 13 मोबाइल फोन, 2 बाइक, कैश और 4 लाख रुपए का माल बरामद किया है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र के 144 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। सरकारें बदलती रहीं, चुनावी मौसम में घोषणाएं भी होती रहीं, लेकिन इन पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को जनजातीय दर्जा नहीं मिल सका। पिछले 49 सालों से इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकने का काम किया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ने कहा है कि बहुत जल्दी इस दिशा में सकारात्मक प्रयत्न करते हुए प्रयास करेंगे कि हाटी कम्युनिटी जो 1967 के बाद लगातार ट्राइबल के दर्जे की मांग कर रही है और उस दर्जे को वहां की कम्युनिटी को दिया जाए। और उधर झारखंड के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता रांची एयरपोर्ट पर अपने साथी स्वर्गीय ओपी चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान नम आंखों के साथ अपने पुराने कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता ओपी चौधरी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता भावुक होकर भी रो पड़े और तस्वीरों में नजर आए। गौरतलब है कि साकची निवासी ओपी चौधरी बहुत दिनों से लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में उनके इलाज का इंतजाम करवाया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल भेजा गया ताकि लीवर का ट्रांसप्लांट किया जा सके। लेकिन इलाज के दौरान कल रात करीब 7 बजे के आसपास उनका निधन हुआ। मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर आज मोक्ष वाहन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे पार्थिव शरीर को जमशेदपुर स्थित निवास स्थान के लिए भेजा गया। ओपी चौधरी के निधन से जमशेदपुर में शोक का माहौल है।
और वहीं सारण के सोनपुर थाना क्षेत्र के दियारा क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बालू के अंदर अवैध देशी शराब छिपाकर रखी गई थी और वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने कई अवैध शराब भट्टियों को भी ध्वस्त किया, नष्ट किया। सारण उत्पाद अधीक्षक ने ये कहा कि ड्रोन से लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दियारा क्षेत्रों में ड्रोन से छापामारी करने का निर्देश प्राप्त है। उसी के क्रम में आज हम लोग सबलपुर दियारा में छापामारी की गई, जिसमें करीब 12 से ज़्यादा भट्टियों को तोड़ा गया है तथा बालू के अंदर वो ट्यूब में भर भर के देसी शराब रखा हुआ था, चुलाई शराब रखा हुआ था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। तो इसमें हम लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसकी भी संलिप्तता होगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और वहीं धौलपुर बस स्टैंड पर एक युवक और उसके साथ आए एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने दोनों को बचा लिया और निहालगंज थाने ले गए। पिटाई करने वाले युवक ने ये बताया कि उसकी पत्नी को 2 दिन से एक युवक फोन करके परेशान कर रहा था, जिसको लेकर महिला ने शिकायत अपने परिजनों से कर दी। महिला की शिकायत पर उसके परिजनों ने महिला के माध्यम से फोन पर छेड़छाड़ कर रहे युवक को रोडवेज बस स्टैंड पर बुला लिया। एक बुजुर्ग के साथ बस स्टैंड पर पहुंचे युवक ने जैसे ही महिला से बात करने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद महिला के परिजनों ने युवक और उसके साथी को पकड़ लिया। महिला के परिजनों ने बस स्टैंड पर युवक और उसके साथ मौजूद बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। मामले को लेकर निहालगंज थाना प्रभारी ने ये बताया कि मामला महिला से जुड़ा होने की वजह से महिला और उसके परिजनों को शिकायत के लिए महिला थाने भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मौके से दोनों आरोपियों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। आज दिनांक 25/4/2022 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बस स्टैंड पर झगड़ा हो रहा है। उक्त सूचना पर वन अनुसंधान अधिकारी मैं जाप्ते के बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रखी थी। भीड़ भाड़ को हटाकर देखा तो एक शख्स जितेंद्र है, जिसने बताया कि 2 व्यक्ति हैं जो मेरे घर पर आए दिन फ़ोन करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। उन व्यक्तियों को मिलने के लिए आज मैंने बस स्टैंड पर बुलाया तो आकर मुझसे झगड़ा करने लगे। इस बात पर वहीं पर मौजूद जाप्ता की मदद से दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और थाना पर लेकर गए। अग्रिम कार्रवाई जारी। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।